हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे डिलीवरी के समय हॉस्पिटल में क्या क्या लेकर जाएं। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनको डिलीवरी के समय नहीं पता होता कि क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है। वैसे तो ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होती हैं, वो पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर लेती हैं। लेकिन महिलाओं के मन में बहुत सारे डर रहते हैं कि मेरी डिलीवरी अब होने वाली है, और उन्हें डर लगा रहता है कि अब मेरी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, मुझे पेन कभी भी शुरू हो सकते हैं, या मेरी पानी की थैली कभी भी फट सकती है, मैं अपने बैग में क्या क्या रखूं, क्या ना रखूं। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी महिलाओं के मन में चलते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है इस चीज़ को लेके। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि डिलीवरी के समय आपके बैग में, चेकलिस्ट में आपकी क्या क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। अब पहली बात यह है कि आपको भर भर के नहीं खाना है, आपको बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं खाना है। पहली बात तो ये है। वैसे तो अब आप नहीं खा पाएंगी क्योंकि आपका लास्ट मंथ आपकी डिलीवरी होने वाली है अब, तो वैसे तो आप खुद ही नहीं खा पाएंगी ज़्यादा। आपको इस समय आपका जो पेट है वो, आपकी जो कमर है उसकी जो शेप है वो ऐसी हो जाएगी, और आपको चलने में भी दिक्कत होगी, आपको खाने में दिक्कत होगी। तो पहली बात तो आप खुद ही नहीं खा पाएंगी। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं खाना है इस समय। तो खाते समय आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको एक साथ ज़्यादा नहीं खाना है। और घर वालों को भी आपको ये वीडियो ज़रूर दिखाना, क्योंकि घर वाले इस समय वो सोचते हैं कि बच्चा होने वाला है, तो वो भर भर के आपको खिलाना शुरू कर देते हैं। वो आपको केसर देना शुरू कर देते हैं, अजवाइन देना शुरू कर देते हैं। इससे और ज़्यादा आपके पेट में गैस बन जाती है, तो ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उनको भी ये बात बोले कि आपको एक साथ बहुत ज़्यादा ना खिलाएं, क्योंकि अब आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो इसलिए आप कम खाएं। तो अगर आप कम खाएंगी तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप कम खाएंगी तो आपका जो रेक्टम है, यानी कि जो आपका पोटी वाला एरिया है, वो खाली रहेगा। आपको बिना वजह का जो प्रेशर है वो नहीं आएगा। अगर आप एक साथ बहुत ज़्यादा खा लेंगी तो आपका जो पोटी वाला एरिया है उसमें मतलब मल रहेगा, और अननेसेसरी आपको पेन होगा उस समय, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे आपको वैसा भी पेन होता है, और अननेसेसरी जो पेट में आप ज़्यादा खा लेती हैं, और आपको पोटी का भी उस समय फिर अननेसेसरी वो भी पेन होता है। तो इसलिए आप उस समय ज़्यादा बिल्कुल भी ना खाएं, कम खाएं। क्योंकि डिलीवरी के समय ज़्यादातर जो प्रेशर रहता है वो आपका पोटी वाले एरिया पर आता है। आपको ऐसा लगता है बार बार कि मुझे टॉयलेट आ रहा है या मुझे पोटी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ डिलीवरी के समय होती हैं। अगर आप ज़्यादा खा लेंगी उस समय, तो आपको उस समय बार बार पोटी भी आती रहेगी, और अननेसेसरी आपके जो पेन है वो भी आते रहेंगे। तो इसीलिए आपको उस समय ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाना है। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि आपको हल्का खाना खाना है। आप इसके लिए डॉक्टर से पेट साफ करने की दवाई भी ले सकती हैं, जिससे आपका जो पेट है वो डेली साफ हो जाए। आपको क्या करना है, 15 से 10 दिन, जब आपकी डिलीवरी के 5 से 10 दिन रह जाएं, तो आपको क्या करना है, आपको हल्का खाना खाना शुरू कर देना है। आप बिल्कुल भी हैवी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको। 5 से 10 दिन में 5 से 10 दिन तक आपको लगातार हल्का खाना खाना है, जिससे आपका पेट डेली अच्छे से साफ होता रहे। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है, आपको मतलब मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था आपको कि आपको अपने फर्स्ट मंथ से लेके 9th मंथ तक, मतलब डिलीवरी तक आपको योगासन करने चाहिए। उसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो भी बनाई है कि आपको कौन कौन सी योगासन करने चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और कौन से मंथ से शुरू करनी चाहिए। तो वो भी आप मेरे चैनल पर जाके जरूर देख लीजिए। बाकी आपको योग वगैरह भी जरूर करने चाहिए, क्योंकि इस समय आपके डिलीवरी के टाइम पे जो पेन होते हैं वो बहुत हद तक आपके कम हो जाते हैं अगर आपने शुरू से एक्सरसाइज करी है। तो आप अपनी एक्सरसाइज को रेगुलर रखें। इस टाइम पे भी आप रेगुलर रखें। अगर आपकी डिलीवरी के 5 से 10 दिन रह गए हैं, या फिर आपके 2 या 3 दिन भी रह गए हैं, तो भी आप अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखें। वैसे जो महिलाएं गांव में काम करती हैं, जो मतलब गांव वगैरह में रहती हैं, वो अब प्रेगनेंसी के पूरे टाइम पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं। उसकी वजह से उनको जो डिलीवरी पेन है वो बिल्कुल भी नहीं होते, उनकी डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाती है। लेकिन आजकल शहर में जो लेडीज़ें होती हैं वो काम बिल्कुल भी नहीं करती हैं, ज़्यादातर वो लेडीज़ें लेटी रहती हैं, तो उनको डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उन महिलाओं के लिए सबसे जो अच्छा रहता है, उनके लिए रहता है वॉकिंग कर सकती हैं, वो स्क्वेटिंग कर सकती हैं, स्क्वेटिंग की पोजीशन में बैठ सकती हैं। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, आपके डिलीवरी पेन को आपको सहन करने में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए आपको अपने लास्ट मंथ के डिलीवरी के टाइम पे भी आपको अपनी एक्सरसाइज जरूर करनी है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। अगर आपको पेन वगैरह भी आ रहा है, तो आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज अगर आपने शुरू से की है, तो आप उस समय भी पेन को
ऐसे कर करके आराम से मुंह के बल सांस छोड़ के आप उसको ईजिली तरीके से अपने पेन को आसानी से सहन कर सकती हैं। तो आपको मैंने अपनी वीडियो में बताया भी है कि आपको एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी चाहिए, तो आपके लिए ये भी बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि आपके पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बताया आपको पहले भी कि आपके पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मतलब मायके की साइड से आपकी मदर है या फिर आपकी सिस्टर है तो उनको भी थोड़ा सा उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए आपके साथ, क्योंकि क्या होता है जब आप डिलीवरी के टाइम पर आती हैं और आपको पेन होते हैं तो ऐसा ना हो कि सारा का सारा प्रेशर आपका, मतलब सारा का सारा जो आपकी जिम्मेदारी है वो सारी डॉक्टर की हो जाए। तो इसलिए आपके साथ मतलब आपके घर से आपके हस्बैंड का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए। क्योंकि अगर वो लोग नहीं आएंगे तो सारा का सारा जो आपका मतलब जो प्रेशर है वो सारा डॉक्टर पे रहेगा कि डॉक्टर को ही आपको संभालना है या सब कुछ, क्योंकि अल्टीमेटली पेन तो आपको ही सहन करना है। तो इसलिए उनका भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके लिए आप बुक्स भी पढ़ सकती हैं, आप नेट पे भी सर्च कर सकती हैं, क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है आजकल। तो इसलिए आप ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे सर्च भी कर सकती हैं। तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि डिलीवरी के समय आपके चेक बैग में क्या क्या होना चाहिए। अगर आप कोई स्टेशनरी पैड यूज़ करती हैं, जो आप जिस भी ब्रांड का आप यूज़ करती हैं, आप उसका एक बड़ा सा पैकेट अपने बैग में रख लीजिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो इसलिए आप विंग्स वाले बड़ा वाला साइज़ होता है जो, वो वाला अपने बैग में ज़रूर रखिए, बड़ा साइज़। और इसके अलावा आप डिस्पोजेबल पैंटी जो होती हैं वो भी आप रख सकती हैं, क्योंकि जो आफ्टर डिलीवरी जो हमारी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है हमें, तो डिस्पोजेबल पैंटी से क्या होगा, आपकी जो कपड़े हैं वो भी गंदे नहीं होंगे, आप उसको यूज़ करके थ्रो कर सकती हैं। तो आप उसका भी पैकेट अपने बैग में रख सकती हैं। इसके अलावा आप गर्म पानी के लिए बोतल रख सकती हैं अपने बैग में। उससे क्या होगा, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको गर्म पानी पीने की बोला जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो ये होता है कि जो आपको पसंद है वो चीज़ नहीं है अवेलेबल, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपके बैग में होनी चाहिए। बच्चे के कपड़े 2 से 4 सेट आप बच्चे के कपड़े रख लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ना हो, आपका सिजेरियन हो जाए, तो आपको कुछ दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ सकता है। वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी में भी 2 से 3 दिन रुकना पड़ता है। तो इसके लिए आप बच्चे के लिए 3 से 4 सेट कपड़ों के रख लीजिए, सॉफ्ट वाले जो होते हैं। बच्चे के लिए आप नैपीज भी ज़रूर रखें। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी आपको, क्योंकि इस बच्चे के लिए आप ज़्यादातर डायपर रख सकती हैं, अच्छी क्वालिटी के जो डायपर आती हैं वो रख सकते हैं आप, क्योंकि इस समय बच्चा हरे रंग की पोटी करता है जिसको आपको बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो इसीलिए आप डायपर्स रख सकती हैं उस समय, जिससे बच्चे में रैसेस वगैरह ना हो और बच्चे में गंदगी ना लगे। तो इसके लिए आप डायपर्स रख सकती हैं अच्छी क्वालिटी के। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप काफ़ी अच्छा बड़ा पैकेट स्मॉल साइज़ का जो न्यूबॉर्न बेबी का आता है कोई भी ब्रांड का, आप वो रख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप खुद के लिए गाउन रख सकती हैं, 1-2 गाउन रख सकती हैं आप खुद के लिए। वैसे तो डिलीवरी के समय हॉस्पिटल का जो गाउन होता है वो ही पहनाया जाता है, वो कंपलसरी होता है, लेकिन जब आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद आपको खुद से वो पहनना पड़ता है। तो इसके लिए आप 2-3 अपने लिए गाउन रख सकती हैं साफ़ सुथरे अच्छे। तो ये भी आप अपने बैग में, अपनी चेक बैग में आप इसको भी रख सकती हैं। वैसे मार्केट में मैटरनिटी जो गाउन है वो आते हैं जिसमें यहाँ पे जिप वगैरह लगी होती है, उसको आप इजीली ओपन करके अपने बच्चे को दूध भी पिला सकती हैं आराम से, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी आपको फिर डॉक्टर सजेस्ट करती है कि आप बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दीजिए। तो वो भी आप रख सकती हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकती हैं उसके लिए, आप काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, तो वो भी आप मंगवा सकती हैं अपने लिए। साथ ही आप इसके साथ साथ आप जो पैडेड ब्रा होती हैं वो भी रखिए, क्योंकि क्या होता है कि जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद आपके जो ब्रेस्ट है वो काफ़ी हैवी हो जाती है, क्योंकि उनमें दूध आना शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है वो आराम से आपको, मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। साथ ही उसमें एक एक्स्ट्रा पैडेड आता है, क्योंकि क्या होता है जब हमारी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद हमारी ब्रेस्ट से खुद ही मिल्क आना शुरू हो जाता है, तो आपके कपड़े गंदे ना हो उसके लिए आप उसको रख सकती हैं वहाँ पे। तो आप ये भी मंगवा सकती हैं शॉप से या फिर ऑनलाइन, ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो ये भी आप रख सकती हैं अपने चेक बैग में। ये तो हो गया आपका चेकलिस्ट, आपके चेकलिस्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और आपको अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि डिलीवरी के समय हमारे जो पेन है वो कितने टाइम में हमारी डिलीवरी होती है। अगर आपका पहला बच्चा है तो आपको 24 से 48 घंटे पेन रहता है, और 24 से 48 घंटे के बाद ही आपकी डिलीवरी होती है, क्योंकि जो जिनका फर्स्ट बेबी है उनके रास्ते को खुलने में टाइम लगता है,
क्योंकि बच्चा आराम से धीरे धीरे नीचे आता है, वो जगह बनाता है। तो ये भी आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि आपको हॉस्पिटल में कब आना चाहिए, या आपको मतलब आपको पेन कितने हो रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये बात तो ये कि डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको आना है या नहीं आना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो उसके बाद आपको डॉक्टर चेक करेगी। चेक करने के बाद ही वो आपको बताएगी कि आपको हॉस्पिटल कब आना है, या आपको मतलब हल्के हल्के पेन हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हल्के हल्के पेन होते हैं और हम एकदम से हॉस्पिटल में चले जाते हैं, बिना वजह के परेशान हो जाते हैं, फिर वहाँ से डॉक्टर चेक करके हमें घर भेज देती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हल्के हल्के पेन आपको हों तो उस समय आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उस समय आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो पेन आपको स्टार्टिंग में होते हैं, लेकिन अगर आपको पेन ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको सहन नहीं हो रहा है, तो फिर आपको हॉस्पिटल में जाना है। अगर आपको हर 5-5 मिनट में पेन आ रहा है, बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है, आपके दिमाग पे पेन चल रहा है या आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो फिर आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन अगर आपको पेन बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है, कुछ टाइम के लिए आ रहा है, फिर ठीक हो जा रहा है, तो फिर ये घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाना है। अगर आप डॉक्टर के पास चली जाएंगी, अचानक से आप हॉस्पिटल में चले जाएंगे, तो आप पैनिक हो जाएंगी। फिर कुछ रिलेटिव्स फ्रेंड्स होते हैं, फिर वो कॉल करके पूछते हैं कि बच्चा हो गया क्या, नहीं हुआ। फिर इससे अननेसेसरी आप पे प्रेशर आता है, डॉक्टर पे प्रेशर आता है कि डिलीवरी करानी है। तो ये सारी चीज़ें फिर बिना वजह की हो जाती हैं। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है कि मुझे हॉस्पिटल में कब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आपको सुबह से पेन हो रहे हैं और आप इंतज़ार कर रही हैं, दर्द में ही हैं, और रात हो गई, आपको पेन होते होते आपको रात हो गई, और फिर अचानक से आपको पेन बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, फिर रात को आप हॉस्पिटल में जा रही है, तो ये भी सही नहीं है। क्योंकि आपको पता ही होगा, ह्यूमन नेचर है, जो दिन में काम इतनी तेज़ी से होता है वो रात में नहीं होता है। रात में काम सब स्लो होता है, क्योंकि जो डॉक्टर होती है कुछ मतलब अपना पर्सनल नंबर नहीं इशू करते डॉक्टर ज़्यादातर, क्योंकि वो हर पेशेंट को अपना नंबर नहीं दे सकते। तो इसीलिए अगर आपको पूरे दिन पेन हो रहा है और आप रात में फिर अचानक से जा रही हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। आप अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है दिन में ही, तो आपको दिन में ही हॉस्पिटल में जाना चाहिए, खुद को एडमिट करना चाहिए, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए आपको। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है, और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको बिल्कुल आराम से रहना है, पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर आपको पेन भी हो रहा है तो लंबी लंबी सांस लेके मुंह से छोड़िए, आपको उस दर्द में थोड़ा रिलीफ मिलेगा। बाकी जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, आपके हस्बैंड है, तो वो लोग आपको आराम से संभाल लेंगे। तो घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेन तो आपको ही सहन करना है। लेकिन भगवान का नाम लीजिएगा, सब कुछ अच्छा होगा, आपका बच्चा और आप दोनों बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जिनकी डिलीवरी होने वाली है या जिनकी डिलीवरी का टाइम मिल चुका है उन्हें, उनको ऑल द बेस्ट। गॉड करे आप और आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो। थैंक यू।